अच्छा, नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास क्या होती है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या है, वही बातें हैं जो अभी हमने बार बार रिपीट की हैं ना, ऑलमोस्ट वही बातें हैं। क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर अमीबिक डिसेंट्री होगी उसके अंदर, ठीक है, यानी ब्लडी डायरिया होगा। उसके साथ साथ जब आप खुद सपोज करें एक पर्सन को डायरिया होता है, उसको एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस, टेनिसमस ये होता है कि आपको एक फीलिंग होती है कि स्टूल्स पास करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर इवन बाउल्स आपके एम्प्टी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग होती है टू इवैक्यूएट, उसको टेनिसमस बोलते हैं, ठीक है, वो भी होगी पर्सन के अंदर। इसके अलावा जो है वो वेट लॉस भी होगा, फटीग भी होगा। जब भी डायरिया होता है साथ वेट लॉस लाजमी होता है। कुछ पर्सन में तो इवन डायरिया जो है वो 4-5 दिनों के लिए भी हो जाए ना, जो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के पर्सन होते हैं कि वेट लॉस उनका जल्दी हो जाता है, उनमें इवन 8 to 9 kgs वेट लॉस भी हो जाता है ना। अच्छा खैर, ये तो आपको पता है सारी बातें। फटीग भी होगी, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, वीकनेस होती है पर्सन को, फटीग भी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, अमीबोमा पे अब आ जाए। अमीबोमा हमारे पास क्या है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अमीबोमा बन जाता है। ये एक ग्रेनुलोमेटस लीजन होती है। और ग्रेनुलोमा आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेनुलोमा जो है वो हमारे पास कहाँ पे बन रहा होता है भला। आप ग्रेनुलोमा आपने पढ़ा हुआ, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में मेनली बन रहा होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, किस तरह से वो सारी चीज़ें अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आपको पता है। ग्रेनुलोमेटस लीजन होती है मेनली ये हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये सीकम में भी बन सकती है और रेक्टो सिग्मॉइड एरियाज ऑफ द कोलन, जो रेक्टम है, ठीक है, वहाँ पर, और जो सिग्मॉइड एरिया है, सिग्मॉइड कोलोन है, कोलोन के पोर्शंस होते हैं ना, सेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, और ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन आती है नेक्स्ट। तो सिग्मॉइड कोलोन से आगे आपको पता है रेक्टस आ जाती है। तो रेक्टम और सिग्मॉइड इन दोनों के जंक्शन के ऊपर जो है वहाँ पर भी बन सकता है अमीबोमा, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत रिजेंबल कर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये एडिनोकार्सिनोमा हो उस कोलोन का। जाहिर सी बात है, ये बात जो है ना वो आपने शायद जब आपने पढ़ी है हो पैथो अगर, तो आपने पढ़ी होगी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है ना वो एक फर्टाइल सॉइल तैयार कर देता है कैंसर के लिए या कार्सिनोमा के लिए, ठीक है, ट्यूमर कह सकते हैं आप, ठीक है। अगर किसी जगह पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एक दफ़ा हुई हो तो आप समझ लें कि एक बिल्कुल फर्टाइल सॉइल तैयार हो गई है, वहाँ पर कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी अमीबोमा बन रहा है, और अमीबोमा है भी ग्रेनुलोमेटस लीजन, इट इज़ नॉट अ ट्यूमर। नाम से लग रहा होगा कि इसके एंड पे ओमा वर्ड आ रहा है, तो मे बी इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, लेकिन ये क्या है, ग्रेनुलोमेटस लीजन है जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमारे पास बन रही होती है, ठीक है। और ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन से रिजेंबल करिए, तो आपने जो है वो इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश लाजमी करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि लीवर को भी क्योंकि इन्फेक्ट करता है। लीवर जो है वो आपके एब्डोमेन के अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर पेन भी होती है, फीवर, टेंडरनेस भी होती है, लीवर इलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है। और इवन आपका जो, क्योंकि आपका जो लीवर है उसके ऊपर आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम एक पार्टीशन होती है आपकी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान, ठीक है। तो क्या होता है कि जो राइट लोब की एब्सेस है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, डायफ्राम को पेनिट्रेट करके, पास करके ऊपर आपके लंग्स तक भी जा सकती है, ठीक है। तो लंग एब्सेस हो जाती है। इन शॉर्ट सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, आपने एक एक लफ्ज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो वाली पिक्चर आपने कर ली तो सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इतना आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों पे। जो जैसे अमीबोमा है, नई बात है, वो आप उसको जो है वो थोड़ा ध्यान से देख लें। उसके बाद क्या है कि अगर एक मिनट, अगर एस्पिरेशन की जाए ना लीवर एब्सेस की, कि जिस पर्सन के अंदर लीवर एब्सेस बनी हुई है, आप उस लीवर एब्सेस को एस्पिरेट करके देखें तो आपको वहाँ पर ब्राउनिश येलो, BY से याद कर लें कि बाय पस, ब्राउनिश येलो पस बन जाती है, ठीक है। और वो एनकवी पेस्ट के जैसी उसकी कंसिस्टेंसी भी होती है और अपीयरेंस भी होती है। अब एनकवी क्या होती है हमारे पास, ये ना एक पेस्ट होती है, एक फ़िश है हमारे पास, ठीक है, उनको एनकोवीज बोला जाता है, फिशेस की क्लास है ना एक। तो उनका जो है ना हमारे पास, अगर हम उसका ऑलिव ऑयल ले लें या उसकी पेस्ट तैयार कर लें ना, तो उसकी जैसी रिजेंबलेंस होती है इसकी हमारे पास, जो आपकी लीवर एब्सेस है उसकी, ठीक है। पंजेंट साल्टी पेस्ट ऑफ एनकवीज। एनकवीज क्या होती हैं, ये फिश है, फिश की क्लास है। एक लैब डायग्नोसिस पे अब आ जाते हैं कि सारी इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है अगेन जो, अच्छा इसको रिपीट कर देती हूँ। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या था हमारे पास, अमीबिक डिसेंट्री थी, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, लंग एब्सेस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अमीबिक डिसेंट्री है, वेट लॉस है, फटीग
है, फ्लैटुलेंस है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। अमीबोमा एक नई चीज़ है और इनकवी पेस्ट वाली नई बात है। बेशक इसको भी उठा के आप अपने उस टेबल पे वो लिख लें, ठीक, टेबल पे नहीं, लाइफ साइकिल के पास लिख लें ताकि आपको ज़्यादा जो है ना वो इधर उधर ना जाना पड़े। लैब डायग्नोसिस को अगर आप देख लें, लैब डायग्नोसिस में हमारे पास क्या होता है, इसमें ना आपने सबसे पहले क्या करनी होती है, माइक्रोस्कोपी करनी होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी हमारे पास क्या है, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि डायरियल स्टूल जो होगा उसमें आपको ट्रोफोजाइट्स मिलेंगे और जो नॉन डायरियल स्टूल होगा उसमें आपको सिस्ट मिलेंगे। रैपिड टेस्ट के लिए हम PCR करते हैं, सीरोलॉजी में हम एलाइसा करते हैं, इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी करते हैं। फोर्थ टेस्ट जो है ना वो आपका सिस्ट एग्ज़ाम है। सिस्ट एग्ज़ाम हमारे पास क्या है, सिस्ट एग्ज़ाम कहाँ लिखा है, एक मिनट, सिस्ट एग्ज़ाम है, अच्छा खैर, फोर्थ नंबर पे ये आपने देख लेना खुद ही सिस्ट एग्ज़ाम कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। बुक की लाइन ये आपने ढूंढ लेनी है कौन सी है। अच्छा खैर, जो सिस्ट एग्ज़ाम होता है ना उसमें हमारे पास क्या किया जाता है कि हम लोग सिलाइन लेते हैं वेट माउंट के अंदर, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, या आयोडीन स्टेन्ड वेट माउंट भी ले सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फिक्स्ड स्टेन्ड प्रिपरेशन भी तैयार कर सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है अमीबिक या बेसिलरी डिसेंट्री को, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेसिलाई जो है उनकी वजह से भी डिसेंट्री हो जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा अमीबिक डिसेंट्री है या फिर बेसिलरी डिसेंट्री है, तो आप उसमें आपने सिस्ट को देखना होता है, ठीक है। सिस्ट को देखने के वेरियस तरीके हैं कि आप आयोडीन स्टेन्ड वेट माउंट ले लें, वेट माउंट इन सेलाइन ले लें, या फिक्स्ड स्टेन्ड ट्राइकोम स्टेन्ड प्रिपरेशन ले लें, ठीक है। अच्छा, अब आप आए ये जो पैराग्राफ नंबर 3 है ना आपका, अच्छा उसके बाद ना, बल्कि जो लैब डायग्नोसिस की दूसरी लाइन है उसमें आप देखें कि जो डायरियल स्टूल्स है ना उसको आपने लास्ट में एग्जामिन कर लेना विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन, ठीक है। आपने जब स्टूल सैंपल लिया 1 घंटे के अंदर अंदर ही आप उसको एग्जामिन कर लें, ठीक है, क्योंकि तब उसी के अंदर ही आपको जो है वो ट्रोफोजाइट की अमीबॉइड मोटिलिटी नज़र आएगी, क्योंकि ट्रोफोजाइट्स का आपको पता है ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा उसके बाद अगर आप आए कौन से पैराग्राफ पे, दूसरे वाले पैराग्राफ पे, उसमें वो कहता है एंट अमीबा को एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर अमीबास। एंट अमीबा एक टाइप है अमीबा की, अदर अमीबास भी होते हैं, तो इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके दो हमारे पास मेजर क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 क्या है कि हमें ट्रोफोजाइट की न्यूक्लियस का पता है, आपने ट्रोफोजाइट का न्यूक्लियस देखना है, सबसे पहले एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर एक रेड ब्लड सेल होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉल होगा और सेंट्रल होगा, और उसके अराउंड जो है ना वो फाइन क्रोमैटिन के ग्रेन्यूल्स होंगे। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, ये वाला पूरा न्यूक्लियस है अगर आपका, तो उसके अराउंड हमारे पास क्या है कि क्रोमैटिन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो अदर अमीबास के न्यूक्लियाई हैं वो टोटली डिफरेंट है। सपोज करें एक ट्रोफोजाइट का बड़ा सारा सेल है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा सेंट्रल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा और उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पर फाइन क्रोमैटिन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो आप सिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है, कि सिस्ट का साइज़ क्या है और सिस्ट के अंदर न्यूक्लियाई कितने हैं। जो हमारे पास मेच्योर सिस्ट होते हैं ना एंट अमीबा के, वो बेसिकली जो है ना वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप न्यूक्लियाई उनके देख सकते हैं कि उनके न्यूक्लियाई उसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जो सिस्ट है ना आपका एंट अमीबा का उसके अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, जबकि ई कोलाई का जो सिस्ट होता है उसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। और ये आपका क्वेश्चन भी है कि आप ई कोलाई के सिस्ट को और एंट अमीबा के सिस्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में ऐसे आपने ये चीज़ पढ़नी है। बाकी लैब इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बता दी, माइक्रोस्कोपी करनी है, जो आपने उसमें आपने सैंपल बल्कि पहले कौन सा लेना है, स्टूल या फीसिस का सैंपल आपने लेना है, उसको आपने 1 घंटे के अंदर अंदर देखना है। अगर तो डायरियल स्टूल है तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ट्रोफोजाइट मिलेंगे जो कि मोटाइल होते हैं। अगर नॉन डायरियल स्टूल है तो सिस्ट मिल जाएंगे। सिस्ट जो है उनकी क्या फीचर्स हैं, पर्टिकुलरली आपके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट की और बाकियों से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये आपने देख लिया। रैपिड टेस्ट का नाम है PCR, सिर्फ इसका नाम याद करें। सीरोलॉजिक टेस्ट में एलाइसा आ जाता है और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट आ जाता है। 2 चीज़ें याद रखें बस आप, ठीक है। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया।